अरे ससुर जी, अब क्या हुआ? अभी तक गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया है? मैं तो शॉपिंग करके आ गई। पर खैर कोई बात नहीं ससुर जी, शॉपिंग करना तो मेरा अधिकार है। अब मैं कैसे ससुराल आई हूँ तो ससुराल का कहीं ना कहीं तो खर्चा करवाऊंगी ना। लेकिन बहू, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने खर्चा कुछ ज्यादा करवा दिया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हमारे घर में तो इतना पैसा नहीं है और कोई देता भी नहीं। अरे इतना खर्चा तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा जितना तूने कर दिया है। तो ससुर जी, अब आप भी आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कई दिनों तक आपकी आदत डाली थी कंजूसी की, मुझे नहीं हुई। आप अपनी आदत से बदल नहीं रहे और ना ही मैं बदलने वाली हूँ। देख लो, अब आपको जो करना है वो करो, क्योंकि अब मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है। सुमन अपने पति से बहुत परेशान थी क्योंकि सुमन का पति एक नंबर का कंजूस आदमी था। सुमन को अगर कुछ भी लेना होता तो उससे पहले उसे अपने पति से बात करनी होती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति महेश के पास जाती है और बोलती है। सुनिए जी, वो क्या है ना, वो हमारे बेटे की शादी नजदीक आ रही है। इतनी सारी तैयारियां करनी है, सामान लाना है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो तैयारी शुरू कर देती मैं। अरे कौन सी तैयारी? अरे तैयारी तो हो चुकी है ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी रहा होगा तो मैं कर लूंगा। तुम पैसा क्यों मांगती रहती हो? तुम्हें तो पैसा मांगने का बहाना चाहिए होता है। अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तुम पैसा बचाना सीखो, पैसा डुबाना नहीं। अभी तक आपके कपड़े नहीं आए हैं, ना मैंने कोई कपड़े लिए हैं। बहू को जो सोना चढ़ाना है, एक बार उसकी भी सफाई करवानी है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि तैयारी हो गई है। अरे तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ रखी तो है, उनमें से कोई पहन लो। और मेरे पास भी तो कम कपड़े थोड़ी हैं। वो जो कुर्ता मिला था ना अपने भाई के बेटे की शादी में, मैं वो पहन के चला जाऊंगा। बिना बात के जेब से पैसे निकलवाना चाहती हो तुम? वो कुर्ता आपको 5 साल पहले मिला था और तब से लेके आज तक आप हर शादी फंक्शन में वही कुर्ता पहनते आ रहे हो। और अब आपके सगे बेटे की शादी है तो इसमें भी वही पहनेंगे। जरा तो सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। शादी मेरे बेटे की है, लोगों के बेटे की नहीं। अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तुम ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। और रही बात बहू के गहने साफ करवाने की, उसकी भी जरूरत नहीं है। अरे देखो, अब बहू गहने पहनकर वापस घर ही आएगी और सोना वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो उसमें पैसे लगाने में क्या ही अक्लमंदी। देखो, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा और शादी की तैयारियों के बारे में सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। महेश अपनी बात के आगे किसी की भी बात को सही साबित नहीं होने देता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद महेश के बेटे आनंद की शादी सेजल नाम की लड़की से हो जाती है। सेजल बहू बनकर उनके घर में आ जाती है और सेजल रसोई में जाकर खुद से बात करते हुए कहती है। मुझे माँ ने बताया था कि पहली रसोई की रस्म में एक तरह से शादीशुदा जिंदगी का छोटा सा परिचय होता है कि आगे कैसे होने वाला है सब कुछ। इसलिए आज मुझे सबके लिए कुछ ऐसा बनाना होगा कि सबको पसंद आए। वैसे तो मीठे में सबसे अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाती हूँ, लेकिन यहाँ क्या सबको पसंद आएगा? आ ही जाएगा सबको पसंद। बनाती भी अच्छा ही हूँ और आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने अच्छा नहीं बनाया है। तो एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए मूंग दाल का हलवा ही बना देती हूँ। सेजल फटाफट से सभी के लिए मूंग दाल का हलवा बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद हलवा बनकर तैयार हो जाता है और सेजल सभी को हलवा देने लगती है। लेकिन हलवा देखकर महेश बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में बोलता है। ये क्या है बहू? अरे किससे पूछकर मूंग दाल का हलवा बनाया तूने? अरे तुझे पता है ये हलवा बनाना कितना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा? अरे मूंग की दाल के ऊपर से तूने घी, अरे काजू, अरे बादाम, अरे क्या क्या डाला हुआ है। अरे इतने पैसे हवा में फूंक दिए तूने। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई की रस्म में मीठी चीज तो बनती ही है, तो मैं बस वही मीठी चीज बना रही थी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना तो हर जगह ही होता है ना
मेरे मायके में तो इससे भी ज्यादा होता है। मेरी माँ ने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहू तू मेरी बात माना कर। अरे तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और कहाँ क्या होता है कैसे होता है सब मुझे अच्छे से पता है। एक तो इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में इतनी मेहनत से कमाते हैं, और तुम लोग ऐसे ही बेफिजूल में उड़ा देते हो। एक तो ये बादाम, ऊपर से घी, ऊपर से वो, आए हाय, एक गरीब बुढ़ा कहाँ जाए। अरे तुम लोग को समझ नहीं आता क्या? कितने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, थोड़ा हिसाब किताब रखा करो। अरे सामान की बर्बादी मत किया करो, समझा रहा हूँ तो समझ जाओ। माफ करना ससुर जी, लेकिन मुझे भी सब पता है, क्योंकि मैं बाहर जॉब करती थी और अपने घर का सारा खर्चा पानी मैं ही देख रही थी। लेकिन मुझे कभी यही नहीं लगा कि कंजूसी की वजह से हम अपने खाने पीने में बदलाव कर सकते हैं, बल्कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, तो इसमें हमारा ही फायदा है। बहू ये तेरे ससुर हैं और तू अपने ससुर से शादी के अगले दिन ही बदतमीजी से बात कर रही है। अगर ये कुछ भी कह रहे हैं बहू तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं ना। 4 दिन की दुनिया तुमने देखी है और 4 दिन की दुनिया में तुम ये जज कर रही हो कि आगे की दुनिया कैसी बन सकती है। देख बहू, हमारे घर में तेरी ससुर जी की चलती है और जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है। आज तक कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला है, आगे भी कभी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? सुमन भी अपने पति की ही साइड लेती है, जिसकी वजह से सेजल कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन सेजल को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ससुर कितने ज्यादा कंजूस है। दिन निकलते जा रहे थे। निकलते दिनों के साथ साथ महेश की कंजूसी आसमान छूती जा रही थी, जो सेजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बाद सेजल को अपने मायके जाना होता है। इसीलिए सेजल अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर से बोलती है। ससुर जी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे अपने मायके जाना है, और मायके जाने के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे, तो इसलिए आप कुछ पैसे दे दो, अच्छा होता। अरे बहू, पैसों की क्या जरूरत है तुझे? अरे तू मायके जा रही है तो तुझे पैसे ले जाने की क्या जरूरत है? वहाँ लोग तुझे ही पैसा देंगे, तुझे ही चीजें देंगे, तो तू पैसे लेकर यहाँ आ जाइयो। वहाँ ले जाकर क्या करेगी? लेकिन ससुर जी, बात को तो समझिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मायके जाने के बाद वहाँ पर मुझे किसी को एक मिठाई का डब्बा तो देना ही पड़ेगा ना। मिठाई के डब्बा देने के लिए कुछ पैसे तो लगते हैं। मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? नहीं बहू, अगर तुझे पैसों की जरूरत लग रही है ना, तो एक काम कर, तू ना मायके ही मत जा। अरे जाएगी, पैसा लगेगा, इससे अच्छा तू यहीं रह। तेरे इस पति और तेरे सास और मैं यहीं पे है ना, तो मायके जाकर क्या करेगी? अरे वो लोग बेवजह खर्चा करा रहे हैं। अरे 100 रुपए की मिठाई ले जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है बहू, तू घर पर ही रह। महेश अपनी बात के आगे अपनी बहू की एक भी नहीं सुनता, जिस वजह से सेजल को बहुत बुरा लगता है। सेजल वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और एक दिन सेजल अपनी सास के पास जाती है और बोलती है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि ससुर जी की कंजूसी कुछ ज्यादा ही है? मुझे समझ में नहीं आता है कि बचत करना अच्छी बात है। घर में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब उड़ा नहीं सकते फिजूल खर्चों में, लेकिन जरूरत की चीजों में भी खर्च ना करें तो बहुत गलत बात है ना। और मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि ससुर जी की यही आदत है। बहू, अब तक हमारे घर में यही चलता आ रहा है, आज तक कोई भी इस चीज को बदल नहीं पाया है। अब तू क्या ही बदलेगी? और मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं लगता है। तेरे ससुर जी भी कहीं न कहीं सही हैं और उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तू भी यही आदत डाल ले। अपनी सास की बात सुनकर सेजल को समझ आ जाता है कि उसके घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद सेजल ढेर सारी शॉपिंग करके आती है। इतना सारा सामान देखकर महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सेजल को देखते हैं और सेजल बोलती है। अरे ससुर जी, अब क्या हुआ? अभी तक गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया है? मैं तो शॉपिंग करके आ गई, पर खैर कोई बात नहीं।
ससुर जी, शॉपिंग करना तो मेरा अधिकार है। अब मैं कैसे ससुराल आई हूँ तो ससुराल का कहीं ना कहीं तो खर्चा करवाऊंगी ना। लेकिन बहू, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने खर्चा कुछ ज्यादा करवा दिया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हमारे घर में तो इतना पैसा नहीं है और कोई देता भी नहीं। अरे इतना खर्चा तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा जितना तूने कर दिया है। तो ससुर जी, अब आप भी आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कई दिनों तक आपकी आदत डाली थी कंजूसी की, मुझे नहीं हुई। आप अपनी आदत से बदल नहीं रहे और ना ही मैं बदलने वाली हूँ। देख लो, अब आपको जो करना है वो करो, क्योंकि अब मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है। जरूरत की चीजें बहुत जरूरी होती हैं और वो घर में होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो मुझे इसी तरह अगली बार भी खर्च करवाना ही पड़ेगा। इस बार सेजल की बात में उसकी सास और उसका पति दोनों उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से महेश को अपनी बात को गलत साबित मानना ही पड़ता है और अब वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और इस तरह उसकी कंजूसी काफी हद तक कम हो जाती है। ये कहानी है मोहन की, जो अपने पिता राजीव और बहन कविता के साथ रहा करता था। मोहन एक बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का था। ना तो वो कभी अपने पिता से सीधे मुंह बात करता और ना कभी उनकी इज्जत करता और ना ही अपनी बहन कविता से प्यार करता। दिन रात बस अपने आवारा दोस्तों के साथ रहना, यही उसका काम था। वहीं राजीव एक फैक्ट्री चलाया करता था। ऐसी एक दिन अचानक से राजीव की तबीयत खराब हो जाती है। ना चाहते हुए भी मोहन को फैक्ट्री का काम संभालना पड़ता है। एक दिन फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी मोहन के घर आते हैं और मोहन ने मौके का फायदा उठाकर अपने पिता की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। देखिए जी, हमारे पिताश्री हैं श्री आदरणीय 420। मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ये वही है जिन्होंने फैक्ट्री शुरू की थी। और आप सभी तो जानते हैं ना, जब ये फैक्ट्री में थे तो क्या हालत कर दी थी फैक्ट्री की। बेटा, ऐसा मत बोलो। इन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए पूरा जीवन लगा दिया। हाँ चलो चलो, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। अरे कुछ समय और आप फैक्ट्री चलाते ना तो काम का सत्यानाश तो मार ही चुके थे आप। वो तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, आप बीमार पड़ गए और फैक्ट्री मैंने संभाली, वरना फैक्ट्री तो बंद हो चुकी होती और हम लोग किसी मंदिर के बाहर कटोरा लेके ए भगवान के नाम पर दे दे, अरे भगवान के नाम पर दे दे, ये जप रहे होते। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। बड़े मालिक तो। अरे बस बस चुप करो, ज्यादा बकवास मत करना मेरे सामने, समझे? जरा इनको ध्यान से देखना, चेहरा देखो इनका, झुर्रियां आ चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, बूढ़ा शरीर है और शरीर में दिमाग तो है ही नहीं। मुझे तो लगता है घुटनों से फिसल के नीचे गिर गया। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? हंसो, कह रहा हूँ ना हंसो। सही कह रहा हूँ ना मैं, हंसो ना। जी जी, सही कहा। अच्छा सच सच बताओ तुम लोग, जब ये फैक्ट्री में थे तो फैक्ट्री बर्बादी के कगार पे थी या नहीं थी, ये बता दो बस। अरे बेटा मोहन, तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, समझे आप? पिताश्री हो, पिताश्री की तरह रहा करो, वरना किसी दिन चिता पे लेटोगे ना, आग देने भी नहीं आऊंगा मैं। और क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या गलत बोला है? सही तो कह रहा हूँ। आप बस नाम के लिए आते थे, सारा काम तो मैंने किया है। मोहन की जली कटी बातें सुनकर राजीव का चेहरा तो उतर ही जाता है। अपनी बेटे की ऐसी हरकत की वजह से वो बहुत परेशान था, लेकिन मोहन को अपने पिता की जरा भी फिक्र नहीं थी। ऐसे ही एक रोज राजीव अपने घर के आंगन में टहल रहा था। अरे बेटा, दर्द हो रहा है, उठा ले। पिताश्री आप गिर गए। सच में बुढ़ापा आ गया आपका तो। ओ मालिक काका, अब देखो जरा, अब पिताश्री गिर चुके हैं। कितने गिरे हुए पिता है मेरे। अरे मालिक को उठाओ, देखो दर्द में करहा रहे हैं। ओ मालिक काका, ज्यादा बकवास किया ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। खुद हाथ पांव है इनके, उठ सकते हैं खुद ही। कविता अपने पिता को देखकर उन्हें उठाने उनके पास जाती है। कविता रुक जा, इनको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इनको भी तो एहसास होने दे कि समय बदल चुका है। पिताजी हाथ दीजिए, मैं आपको उठाऊंगी। कविता, मैंने तुझे कहा ना कि दूर रह उनसे। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? थप्पड़ खाएगी तब मानेगी क्या तू? वो खुद उठेंगे, खुद उठने दे उन्हें, तुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन कविता को बुरी तरीके से डांट देता है, जिसकी वजह से वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब राजीव की आंखें दर्द और अपमान से भर गई थी। वो बेचारा अपने बेटे की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंसू तो थे ही, वहीं मोहन इतना बदतमीज था कि वो जोर जोर से हंस रहा था। उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता।
राजीव जैसे तैसे उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटा वो पाँव में बहुत चोट आई है, दवाई लाके दे दे, लगा लूंगा। क्या दवाई? ओह, ये दवाई के पैसे क्या दादाजी छोड़ के गए थे जो आपको दवाई ला कर दो? ये फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन बेटा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दवाई की जरूरत है। ओ पिताश्री, सठिया गए हो क्या? समझ में नहीं आता आपको? अभी कहा ना फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे कुछ दिन में ठीक हो जाओगे खुद ही, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ये सब होता रहता है। चलो शांत रहो अब। राजीव अपने बेटे से बहुत विनती करता है, लेकिन मोहन उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। वहीं राजीव के पास कोई चारा नहीं था, सिकाई करके वो काम चला लेते हैं। वहीं मोहन अपने आवारा दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है और रात होने पर ही घर लौटता है। लेकिन रात में जब राजीव उठकर टॉयलेट जाते हैं तो फिसलकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। अरे बचाओ, मैं गिर गया, लग गई मुझे। कविता, ए कविता, मोहन। भैया शायद पिताजी आवाज लगा रहे हैं, जल्दी चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। ए चुपचाप से सो जा तू, कोई नहीं बुला रहा, वैसे ड्रामा करते रहते हैं। भैया शायद पिताजी चीख रहे हैं, चलकर देखते हैं ना कि क्या हुआ है। कविता चुपके से अपने पिता के पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता और उसे बहुत डांटता है। वहीं राजीव चीखते चीखते बेहोश हो चुके थे। अगली सुबह मोहना उसे उठाकर बेड पर लेटाया और उसी समय वो अपनी आंखें सांसें गिन रहे थे। मोहन बेटा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा तुझे। तूने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। भगवान उसका फल तुझे जरूर देंगे। अगर आपके भगवान ने मुझे फल दिया ना तो मैं उस फल को काट कर खा जाऊंगा, समझे? और ये फालतू की बकवास ना बंद करो, आराम करो। बेटा कविता, तू अपना ध्यान रखियो, इसको तो भगवान देख लेंगे। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तू चाहे कितना भी मजा कर, लेकिन याद रखियो, जैसी करनी वैसी भरनी। तुझे इसकी सजा जरूर वो देगा। उसके लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन इतना कहकर राजीव की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मोहन को इस बात पर कोई भी पछतावा नहीं था। राजीव के देहांत की खबर सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं बेचारी कविता अपने पिता के देहांत में बहुत रोती है, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद वो बुरी तरीके से टूट चुकी थी। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी पिताजी, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी वापस आ जाओ ना। ए कविता, क्या कर रही है तू? हाँ, ये रोना धोना ना बंद कर, समझी? हमारा बाप ना बुढ़ा हो चुका था, आज नहीं तो कल तो जाना ही था उसे। आज ही चला गया, तू जाने दे ना। अब तू ये सब छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। भैया मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। देख, मैं नहीं चाहता कि तू रोई धोए, समझी? जाके पढ़ाई में लग जा। जिसको जाना था वो चला गया, अब तू ना ये ड्रामे मत कर। कविता को अपने पिता के जाने का बहुत दुख था, साथ ही वो अपने भाई के ऐसे कठोर व्यवहार से बहुत उदास थी। मोहन उसे बहुत डांटता, वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही मोहन रेखा नाम की एक लड़की से रास्ते में टकरा जाता है और दोनों को पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। ऐसे ही रोज दोनों एक दूसरे से मिलते, साथ घूमते फिरते, खाते पीते और एक दिन मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और घर आते हैं। कविता, ओ कविता, देख जरा कौन आया है। भैया ये कौन है? इनसे मिल, तेरी भाभी है, शादी की है मैंने इससे। अब मुंह क्या देख रही है, पाँव तो छू। और हाँ, इनको कमरे में लेकर जा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम है मुझे। ऐसे ही समय गुजरता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रेखा का रवैया बदल जाता है। वो अपने पति की एक बात नहीं मानती, उल्टा हर बात पर बदतमीजी और बहस किया करती। तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। मैं ना अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो अपना खाना खुद ही खाकर सो जाना। ये क्या बदतमीजी है? पति से ऐसे कौन बात करता है? रेखा अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं देती और पैर झटका के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है और तभी रेखा घर आती है। ये कौन सा समय घर आने का? रात का समय है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो भी इस हालत में ऐसे घर आ रही हो तुम? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हारा ना ज्यादा हो रहा है अब। तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है, समझ लो। ये सब फालतू की बातें ना मुझसे मत करना,
मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर एक थप्पड़ पड़ गया ना अभी तो जमीन चाटती हुई दिखोगी। शायद ना तुम भूल रहे हो, मैं कोई गवार नहीं हूँ। तुम मुझ पर अत्याचार करते हो, इस झूठे इल्जाम में ना मैं तुम्हें जेल पहुँचा सकती हूँ। आई बात समझ में? अब हटो सामने से। मोहन अपनी पत्नी के ऐसे रवैये से बड़ा दुखी था। अगले दिन रेखा के घर उसकी कुछ सहेलियां आती हैं। अरे रेखा, ये आदमी कौन है? यार मेरा जो पति है ना, वो पता नहीं अपने आप को राजा समझता है, जैसे कि हम उनके कोई गुलाम हो। वाकई ये देखने में तो एकदम जोकर लग रहा है। तू कहाँ और तेरा पति कहाँ? इसका पहनावा तो देखो बहनों, ऐसा लगता है जैसे हमें तमाशा दिखाने आए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। रेखा अपने पति का मजाक बनाती है और सभी उस पर बहुत हंसते हैं। रेखा, ये कैसी सहेली है तुम्हारी? एक नंबर की बेहुदा है। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या इनको? इनको बोलो तमीज सीख कर आए। तुमसे तो ज्यादा ही तमीज है, और तुम ना बस चुप रहो। और तुम्हें किसने हक दिया कि मेरी फ्रेंड्स के बीच में आके तुम बात करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाने की? देख लो तुम, अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये ना मेरी लास्ट वार्निंग है। इस अपमान से मोहन का सर हमेशा के लिए झुक जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। भैया, आपने ही एक समय पर पिताजी के साथ ऐसा ही बुरा सलूक किया था, याद है ना आपको? आज वही आपके साथ भी हो रहा है। मोहन अपनी बहन की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और उसी रात मोहन बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ता है। अरे बचाओ, कोई तो आओ। ए भगवान, अरे कोई आ जाओ। कविता, रेखा, मैं गिर गया हूँ, कोई तो आओ। अरे भैया, आप ही नीचे जमीन पर कैसे गिर गए? अरे अरे क्या हो गया? गिर गए क्या? इसी से पता चलता है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। अरे पागल औरत, क्या बकवास कर रही हो? उठाओ ना, दर्द हो रहा है। वैसे बाथरूम में लेटे हुए ना बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। कविता जैसे तैसे करके अपने भाई को सहारा देती है और उसे हॉल में ले आती है और वहीं रेखा मोहन को देखकर बस हंसे जा रही थी। कैसी औरत है तू? तेरा पति घायल है और तू हंस रही है। जाके डॉक्टर को लेकर आ, इलाज करवा मेरा। आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं जो फालतू खर्च करने हैं। चुपचाप से ना लेटे रहो, बड़े आए डॉक्टर को बुलाने वाले। लेकिन भाभी देखो ना, भैया को कितनी चोट लगी है, उन्हें दवाई की जरूरत है। अरे चुप कर, बड़ी आई भाई की हिमायती करने वाली। तुझे तो मैं कल बताती हूँ, जब खाना नहीं दूंगी ना, जब देखती हूँ कितना भाई भाई करती है। रेखा देखो, तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो, जितना बुरा कहना है मुझे कहो, मेरी बहन को कुछ मत कहो। आए बड़े दोनों भाई बहन बनने वाले। इतना कहकर रेखा चली जाती है और ऐसे ही मोहन को दर्द में करहाते हुए देखकर सुबह हो जाती है और उसका एक पैर टूट चुका था। सुबह होते ही कविता डॉक्टर से दवाई लेकर अपने भाई को देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मोहन बैसाखी लेकर चलने लायक हो चुका था। मैं ना यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर घूम आऊँ। बाहर घूमने कहाँ जाओगी? मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना विदेश घूम आऊँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी वहीं जा रही हैं। अच्छा, विदेश जाना है। अच्छा, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अपनी फैक्ट्री है ना, उसे बेचकर पैसे आ जाएंगे और उसी पैसों से मैं घूमने जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? फैक्ट्री मैं कभी नहीं बेचूंगा, समझी? वो फैक्ट्री ना तुम्हारे बाप की थी और तुम्हारे बाप के मरने के बाद ना तुम्हें मिली, क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत सही तो रहती नहीं है। भगवान ना करे कल को तुम्हें भी कुछ हो जाए तो वो फैक्ट्री मेरी होगी ना, तो कल को मैं उसे बेचूंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी बेच दूं, घूम भी लूंगी। लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा, समझी? दोनों में बहुत बहस होती है। आखिरकार कहीं न कहीं मोहन को एहसास होता है कि उसने भी एक समय पहले यही किया था अपने पिता के साथ। कहीं न कहीं आज उसके साथ भी ये वही हो रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे एक दिन रेखा अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, तभी वो खड़े होकर कुछ सोचने लगती है। अरे ये बीमे वाली बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। मोहन के नाम पे तो 50,000 का बीमा है। क्यों ना मैं मोहन की जान ले लूं, फिर तो वो 50,000 मेरे हो जाएंगे। और वैसे भी उससे शादी तो मैंने पैसों के लिए की थी। अब अगर उसके मरने से पैसा आ रहा है तो मर जाना ही सही है ना उसका। अब तो कुछ भी कर उसको रास्ते से हटाना होगा। इतना कहकर रेखा अपने घर पहुंच जाती है और कमरे में बैठकर सोचने लगती है। अगले ही दिन रेखा मोहन को बहाने से तालाब के पास ले जाती है और उसे धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे तुम्हें बचाने के लिए धक्का थोड़ी दिया है मैंने,
मैंने तो तुम्हें मारने के लिए धक्का दिया है। अच्छा, मरते हुए एक बात तो सुनते जाओ। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और मैंने ना शादी तुमसे इसीलिए की थी कि तुम्हारे बाप की फैक्ट्री ना मुझे मिल जाए, और धीरे धीरे करके ना मैंने तुम्हारे सारे पैसे अपने प्रेमी योगेश को दे दिए। रेखा मुझे बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, मर जाऊंगा रेखा। अरे ये सब फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? अब मर जाओ ना आराम से। मोहन को याद आता है कि एक दिन ये अल्फाज उसने अपने पिता से कहे थे। रेखा के मुंह से सब कुछ सुनकर उसे एहसास होता है कि उसे इसके किए की सजा मिली है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहकर छटपटाते हुए पानी में डूबकर मर जाता है। ऐसे ही तहकीकात होती है, जिसके बाद रेखा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो और उसका आशिक पकड़े जाते हैं और बेचारी कविता हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। चंपक एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और अपना घर चलाने के लिए लोहार का काम करता था। चंपक को लोहे की सभी चीजें बखूबी बनानी आती थी, लेकिन चंपक के पास ज्यादा लोहा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपनी गरीबी में ही सिमट कर रह जाता। एक दिन चंपक शाम को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में बाजार से आते हुए उसकी बीवी रमा उसे मिलती है। रमा को देखकर चंपक कहता है, अरे तुम इतनी देर रात कहाँ से आ रही हो? घर पर बिट्टू अकेला होगा बेचारा। घर में एक भी सब्जी है ही नहीं, और जो हमने अपने घर के बाहर आंगन में लगाई थी वो सारी गाय खा गई है। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सोचा बाजार से ही कुछ ले आऊं मैं। अच्छा तो बताओ जरा क्या लाई हो बाजार से तुम? लेने तो मैं सब्जी ही गई थी, लेकिन सारी सब्जियों के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे भी होने चाहिए ना सब्जी लेने के लिए। जो सब्जी लेने जा रही हूँ वही इतनी महंगी थी, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम इतनी दूर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए और कोई सब्जी भी नहीं लाई? कुछ तो ले ही लेती ना, आधा एक पाव खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तुम कुछ लाए ही नहीं तो खाना क्या खाएंगे हम? एक बार खुद बाजार में जाओ तो पता चलेगा ना कितनी महंगी सब्जी हो रखी है। और मैं बस 50 रुपए लेकर ही गई थी, कुछ मिला तो नहीं, इसलिए तो खाली हाथ वापस आ गई। हमारा तो चल भी जाएगा, लेकिन बिट्टू वो तो अभी छोटा है, उसे तो भूख लगेगी ना। हमारी गरीबी की वजह से उस छोटे बच्चे को भी परेशान ही होना पड़ता है। यहाँ से एक पाव दाल ले लो, मैं जैसे भी करके 3-4 दिन तक चला लूंगी। तब तक तुम्हारा काम भी तो चल ही रहा है ना, पैसे आ ही जाएंगे। काम तो अच्छे से चल ही जाए, लेकिन परेशानी ही इतनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या हुआ? अब तो आपने मालिक से अलग होकर अपना लोहार का काम भी शुरू कर लिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। काम अलग शुरू किया है, लेकिन काम के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। लोहार का काम होता है लोहे को पिघलाकर नया सामान बनाना, लेकिन नए सामान बनाने के लिए भी लोहा भी तो होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं, बिट्टू भी इंतजार कर रहा होगा हमारा, काफी देर से अकेला ही है। खाना खाकर सोचते हैं आगे क्या करना है। वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं। चंपक के हाथों में बहुत अच्छा जादू था कि वो कोई भी लोहे का सामान बनाता था तो वो बहुत सुंदर बनता, लेकिन बस बेचारा अपनी गरीबी की वजह से मार खा जाता था। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। चंपक ने अपना काम तो खोल लिया, लेकिन लोहा न होने की वजह से उसका काम चल नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद चंपक अपनी दुकान में ही था कि तभी उसके घर के पास की एक औरत लीला आती है और चंपक से बात करते हुए कहती है, अरे चंपक भाई साहब, मुझे एक मजबूत सा तवा चाहिए, आप कब तक बना दोगे, जरा बता दो। अरे लीला बहन, आप बस बताओ आपको तवा कब चाहिए, मैं तब तक ही बना दूंगा और आपको घर भी देने आ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे कल सुबह तक तवा चाहिए। वो क्या है ना, मेरा पुराना वाला तवा टूट गया, हल्का भी था, तो आप जरा अब अच्छा सा भारी तवा बना कर देना जो अच्छा चले। जी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही तवा बना कर लाऊंगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कितने पैसे हो गए ये भी अभी बता दो। जी ज्यादा नहीं, बस 500 का ही है, और आप अभी पैसे दे देती तो ज्यादा सही होता। वो क्या है ना, मैं लोहा ले आता और अभी बनाने बैठ जाता, आपको कल सुबह तक मैं तवा भी दे देता। फिर ये क्या बात हुई भला, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ कि काम होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, लेकिन लगता है आपकी अलग ही गणित चल रही है। मैं तो तवा मिलने के बाद ही पैसे दूंगी। मैं आपके 500 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, लोहा नहीं है, लोहा लाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, आप दे दोगी तो मैं उन्हीं पैसों से लोहा भी ले आऊंगा। अरे जब लोहा तक लेने की आपकी औकात नहीं है तो लोहार की दुकान खोल ली, ऊपर से तवे के 500 रुपए भी मांग रहे हो। बहन जी ये क्या बोल रही हो आप कितने समय से जानती हो मुझे, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैं तो बाजार के हिसाब से बिल्कुल सटीक दाम ही बता रहा हूँ।
अच्छे से जानती हूँ, पड़ोसी हो ये सोचकर आ गई, लेकिन आपको तो इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। हाँ। लीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और लीला की बात सुनकर चंपक का मन भी उदास हो जाता है। दुकान खोले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन चंपक का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। ये सोचकर वो निराश होकर घर वापस आता है और इसी तरह दिन निकल रहे थे, लेकिन चंपक की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद चंपक की दुकान में एक विनोद नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है, भाई साहब, मुझे आपसे लोहे के औजार बनवाने थे। जी बिल्कुल, लेकिन तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सारे औजार मेरी फैक्ट्री में मेरे ही दिए हुए लोहे से बनाओगे। वो क्या है ना, कुछ लोग मिलावट भी कर देते हैं, इसीलिए अपनी निगरानी में बनवाना ही मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता है। जी बिल्कुल, मुझे बता दो कब से बनाना है और कहाँ आना है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मुझे लोहे की औजार की जरूरत पड़ती ही रहती है। आगे भी आपसे ही बनवाऊंगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा ही काम करना आप। जी आप मेरे काम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बस बता दो मुझे कब से काम करना है और कहाँ आकर करना है। थोड़ी ही दूरी में मेरी फैक्ट्री है, वही चलना है आपको। आइए मेरे साथ ही चलिए। विनोद चंपक को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक चंपक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छे औजार तैयार करता है। अगले दिन जब विनोद वो सारे औजार देखता है तो चंपक को शाबाशी देते हुए कहता है, अरे वाह, ये औजार तो काफी मजबूत बनाए हैं। सच में जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही है ये। जी मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको मेरे बनाए हुए औजार बहुत ही पसंद आए। ये लीजिए आपके काम के पैसे। और हाँ, आप ना अपनी दुकान ज्यादा बंद मत रखना। आपका काम तो देख ही लिया है मैंने, तो कभी भी काम के सिलसिले में आ सकता हूँ। चंपक को पैसे लेकर बहुत खुशी होती है और वो उन पैसों को घर लाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी को खुशी से बताते हुए कहता है, इतने समय से जो हमारा काम चल नहीं रहा था वो अब हो गया है। मुझे एक बहुत ही बड़े मालिक ने लोहे के औजार बनाने का काम दिया था, जिसमें लोहा भी उनका ही था। अच्छा, तो कब से काम करना है आपको? करना नहीं है, कर दिया। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा, इसीलिए ही कि उन मालिक का काम करने में लगा हुआ था और उन्हें मेरा काम बहुत ही पसंद आया। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, कमाई भी हुई होगी फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो तुम कुछ पैसे रखो घर के खर्चे के लिए और मैं कुछ पैसों से लोहा लेकर आ जाता हूँ। अपनी लोहे की दुकान में लोहा भी तो होना चाहिए ना, भगवान बस कृपा बनाए रखे। हाँ, आज जैसा काम हुआ है ना, आगे भी बस होता ही रहे। हमारे गरीबी के दिन भी फिर खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो आप बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चंपक का काम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चलने लगा था। धीरे धीरे करके चंपक की लोहे की दुकान में एक दो लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वापस से विनोद चंपक की दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंपक जी, आपके बनाए हुए औजार की बहुत मांग है। लोहार तो आपके जैसे ही होना चाहिए। आपने जो औजार बनाए हैं ना, अब उसकी दुगनी मात्रा में मांग है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना साहब? मुझ गरीब लोहार का काम इतना अच्छा लग रहा है लोगों को कि वो मेरे बनाए औजार की मांग भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बस यहाँ का काम जल्दी से खत्म करो और फिर मेरी फैक्ट्री में आ जाना। वो क्या है ना, दूर दूर हम सब औजार ही बेचने का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि आप बनाओगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गरीब लोहार आप जैसे बड़े लोगों के साथ भी काम कर सकता है। विनोद की बात सुनकर चंपक को बहुत खुशी होती है और वो अगले दिन से वहाँ लोहे के औजार बनाने लग जाता है। जब भी वहाँ जरूरत होती तो चंपक वहाँ जाता, वरना वो अपनी दुकान को ही संभालता। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी, तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो,
उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है? जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है? धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है, सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है?
मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं। देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती, बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है, इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। कीर्ति काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद कीर्ति बहुत अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही थी, सब कुछ काफी अच्छे ढंग से कर रही थी। कीर्ति की सास वसुंधरा भी अपनी बहू से काफी खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास वसुंधरा की कंजूसी के बारे में पता चलता है और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर कर बोलती है, माँ कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी सास इतनी कंजूस है कि वो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती है। अरे उनका बस चले तो 3 टाइम का खाना ना खा के वो 1 से 2 टाइम का ही खाए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन दामाद जी तो ऐसे नहीं है ना? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। जब दामाद जी अच्छे हैं तो सास के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। माँ, मैं क्या वहाँ बस अपने पति के साथ ही रहती हूँ? अपनी सास ससुर सबके साथ भी तो रहती हूँ ना मैं। माँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे उनकी कंजूसी हद से ज्यादा ही है, एक छोटी सी चीज के लिए वो 100 बार सोचती है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, जैसे भी है तो तेरी सास ही ना, और कंजूसी कर रही है ये भी एक तरह से ठीक ही है। कल को वो पैसे तुझे ही तो मिलेंगे ना, आजकल इतनी महंगाई भी हो गई है। कीर्ति अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वसुंधरा वहाँ जाती है। अपनी सास को देख वसुंधरा अपनी माँ का फोन रख देती है और वसुंधरा उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे कर लिया? हाँ माँ जी, पर मैंने मोहन जी को बोल दिया तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गए। क्या 3 महीने का रिचार्ज? इतना महंगा रिचार्ज करने की जरूरत क्या थी? घर वाले फोन में बैलेंस था ना, मोहन के फोन में तो हमेशा बैलेंस रहता है, तुझे बैलेंस की क्या जरूरत है? माँ जी, इस बार का रिचार्ज हो जाने दो, उसके बाद मैं मोहन जी को मना कर दूंगी मेरे फोन में बैलेंस डालने के लिए। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है मुझे। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी वो रखी हुई हैं, अभी क्या ही खाना बनाना, उसी को दोनों सास बहू मिलकर खा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। कीर्ति सुबह का खाना गर्म करके टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। वसुंधरा खाना खाने के लिए आती है। जहाँ कीर्ति को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वहीं वसुंधरा खाना खाते हुए से बोलती है, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतरती? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, पता नहीं पर आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। तो माँ जी, कीर्ति बोल ही रही होती है कि तभी उसको उल्टियाँ आने लगती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है।
कीर्ति उल्टियाँ करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। वसुंधरा अपना खाना खत्म करके कीर्ति के पास जाती है और बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे इतना खाना बनाने की जरूरत क्या थी? माँ जी आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं उससे थोड़ी देर में खा लूंगी। सुबह से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी है, मन में चल रहा है और अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सुबह से 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हैं। बहू मुझे सब पता है, ये सब काम ना करने के तेरे नाटक हैं। माँ जी आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे जो अपने टाइम पर पूरे दिन भूखे रहकर भी खेती कर लिया करते थे, और एक ये है कि इनसे झाड़ू पोछा तक नहीं किया जाता। वसुंधरा कीर्ति को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को मोहन घर आता है। घर आते ही उसको कीर्ति की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर कीर्ति का चेकअप कराता है। चेकअप करवाने के बाद उसको डॉक्टर से पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर मोहन और वसुंधरा बहुत खुश होते हैं। वसुंधरा कीर्ति के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। कीर्ति, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ आप पूरे मोहल्ले में बांट दीजिएगा। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब तो उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू बस पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, लेकिन मुझे खाने को तो मिलेगा ना, या वो भी आप बचाओगी? डॉक्टर साहब ये आपकी फीस। इतना बोलकर मोहन डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और वसुंधरा अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति वसुंधरा को अपनी दवाई की स्लिप देकर उसे बोलती है, माँ जी मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, अब बस एक कैल्शियम की गोलियाँ रह गई है, 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी, अब तो दवाई ला दो। अरे बहू इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। वसुंधरा उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और वसुंधरा की कंजूसी बढ़ती जाती है। अब कीर्ति का 8वां महीना चढ़ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। कीर्ति दर्द में वसुंधरा के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी सुबह से ही रह रहकर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाऊँ। 6 महीने हो गए हैं और आपके कहने पर मैंने एक भी बार डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है, तू घबरा मत, सब ठीक होगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ तुझसे। कीर्ति के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वसुंधरा घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर वसुंधरा कीर्ति के फोन से मोहन को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस न होने की वजह से वो मोहन को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से मोहन को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर कीर्ति की गंभीर हालत को देखते हुए वसुंधरा और मोहन को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने में एक बार भी कीर्ति को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना ही टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है पर कीर्ति के बच्चे को नहीं बचा पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मोहन और वसुंधरा को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में कीर्ति से मिलने देती है, जहाँ अपने बच्चे की मरी खबर सुनकर कीर्ति बहुत दुखी होती है और वसुंधरा रोते हुए कीर्ति से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशियाँ छिन गई। माँ माफी क्यों मांग रही हो आप? हमारे बच्चे को तो खा गई आप, हमें भी खा जाओ। माँ अब से ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है, अपने बच्चे की जुदाई क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आज जो गम मैं माँ जी की वजह से सह रही हूँ वही गम मेरी माँ जी को भी मिले। आज आपकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं माँ। जिसने भी कहा था सही कहा था कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। देखो ना माँ, आज हमने अपना बच्चा खो के आपकी दी हुई सजा भुगत ली माँ। वसुंधरा की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ का सुख ना भोग पाई। इसलिए दोस्तों इतनी कंजूसी ना करो कि कोई आपका आपसे दूर ही हो जाए।